हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल पर फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। साथियों, वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है। मैंने इसको सचित्र वीडियो बनाया है। हम बात करते हैं जनजातियों की। राजस्थान के अंदर अनेक प्रकार की जनजातियां निवास करती है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, जनजाति ऐसी जातियों को कहते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष की मूल जाति या फिर प्रारंभिक निवास करने वाली जाति रही हो। राजस्थान में भी मुख्य रूप से भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, सांसी, डामोर, कथोड़ी आदि अनेकों जनजातियां रहती है, जिनमें से मुख्य रूप से दो जनजातियों की गणना प्रमुख जनजातियों में होती है, भील और मीणा। साथियों, ये जनजातियां राजस्थान में मुख्य रूप से या तो दक्षिणी क्षेत्र में या फिर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में या फिर पूर्वी क्षेत्र में रहती है। जैसे दक्षिणी क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही जैसे क्षेत्र आते हैं, उनमें भील, गरासिया, कथोड़ी आदि जनजातियां निवास करती है। इसी प्रकार दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों वाला क्षेत्र, वहाँ पे सहरिया, मीणा आदि जनजातियां पाई जाती है। इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से जो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर आदि है, वहाँ पे मीणा और सांसी जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है। साथियों, जनजातियों के हम आंदोलन की बात करें तो इनका आंदोलन लगभग उन्हीं कारणों से शुरू हुआ था जिन कारणों से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। इन पर भी अनेक प्रकार की 84 प्रकार की लाग बाग इनके ऊपर लागू थी। इसके साथ ही लगान वो तो मुख्य रूप से था ही। अनेक प्रकार की लागों के अंदर, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, राजा की शादी है तो भी जनता से कर, यदि किसान की बेटी की शादी है तो भी उसका कर, यदि सेना गांव में आकर रुक गई है तो उसके भोजन का खर्च भी गांव के द्वारा ही उठाया जाता था। इसी प्रकार राजा के द्वारा जब महल बनाया जा रहा है या जागीरदार के द्वारा जब महल बनाया जा रहा है, किला बनाया जा रहा है, तो उसका खर्च भी, उसके ऊपर भी लाग है जनता को ही देनी पड़ती थी। इसी के साथ साथ एक अन्य कारण जनजाति में हम जोड़ सकते हैं जो किसान आंदोलन के अलावा इसके अंदर शामिल होता है, और वो है साथियों, वो है इनके वन्य क्षेत्रों पर सरकार के द्वारा अधिकार करने का प्रयास। साथियों, आपको ध्यान में है कि जनजातियां जो है या फिर आदिवासी जो जातियां हैं, वे मुख्य रूप से वन्य क्षेत्रों में रहती है और सरकार के द्वारा इनके वन्य क्षेत्रों में अधिकार का प्रयास किया गया, जिसके कारण ये जनजातियां एकत्र हो गई और इन्होंने इकट्ठा होकर सरकार के विरुद्ध, रियासत के विरुद्ध संघर्ष किया, आंदोलन शुरू किया। साथियों, हम इस वीडियो में मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं दो प्रमुख जनजातीय नेताओं। एक का नाम है श्री गोविंद गुरु और दूसरे जो है उनका नाम है श्री मोतीलाल तेजावत। साथियों, वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है और साथ ही महत्वपूर्ण भी होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं भगत आंदोलन की। साथियों, गोविंद गुरु नाम के जो समाज सुधारक रहे हैं और जनजातियों के नेता रहे हैं, उनके शिष्यों को भगत कहा जाता है। इसलिए उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को भगत आंदोलन कहते हैं। साथियों, आपको पुस्तक में गोविंद गुरु के दो नाम मिलते हैं, या तो गोविंद गिरी या फिर गोविंद गुरु। और साथियों, अनेक पुस्तकों के अंदर दोनों ही नाम चलते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इसके अंदर कहीं गड़बड़ न हो जाए। दोनों नाम एक ही है, गोविंद गिरी कह दीजिए या फिर गोविंद गुरु। साथियों, भगत आंदोलन की बात करते हैं। यह आंदोलन मुख्यतः भील जनजाति के द्वारा, आपको याद रखना, भगत आंदोलन में मुख्य जाति जो शामिल थी वो थी भील जनजाति। भील जनजाति के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था और सुरजी भगत और गोविंद गिरी ने इसे शुरू किया। ये इनके नेताओं के नाम है, सुरजी भगत, और मुख्य रूप से आपको याद रखना है गोविंद गिरी। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये है भीलों के नेता गोविंद गिरी की तस्वीर, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। साथियों, गोविंद गिरी ने इसके लिए
1883 ईस्वी में, आपको तारीख याद रखना है, 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है संप सभा की स्थापना कब हुई, संप सभा की स्थापना किसने की। तो आपको याद रखना 1883 में गोविंद गुरु के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। और संप सभा का अर्थ यदि देखें, शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इसका अर्थ होता है आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम। संप सभा का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है आपसी प्रेम। गोविंद गुरु के बारे में बात करें, गोविंद गुरु का जन्म है बांसिया ग्राम में हुआ। परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है, वेरी मोस्ट है। गोविंद गुरु का जन्म है वो बांसिया ग्राम में डूंगरपुर में 1858 ईस्वी में हुआ था। और वे जब स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर में आए थे, राणा जी को उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती को कविराज श्यामल दास ने आमंत्रित किया था, और तब स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे, तभी वहाँ पर गोविंद गुरु भी उनसे मिले थे। और उनसे प्रभावित होकर और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके ये भीलों में जागृति पैदा करने के लिए संलग्न हो गए। ये स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से इन्होंने जनजातियों की सेवा करने का कार्य बीड़ा उठाया। 1903 में संप सभा का पहला अधिवेशन हुआ। याद रखना आपको अच्छी तरह से, संप सभा की स्थापना 1883 में जरूर हुई थी, लेकिन इसका पहला अधिवेशन है वो 1903 में हुआ था, और मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था। मानगढ़ साथियों बांसवाड़ा में है, आपको अच्छी तरह से याद रखना, परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है। मानगढ़ की पहाड़ी पर पहला अधिवेशन हुआ था संप सभा का। इसके बाद 1913 में, ये तारीख आपको याद रखनी, हिंदी तारीख, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, आश्विन महीने की पूर्णिमा तारीख को मानगढ़ की पहाड़ी पर भीलों की सभा हो रही थी, संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तभी वहाँ पर मेवाड़ भील कोर, ये भी याद रखना आपको, मेवाड़ भील कोर ने पहाड़ी को घेर लिया और गोलियां चला दी। इसमें 1500 से ज़्यादा भील मारे गए। साथियों आपको याद रखना है 1913 ईस्वी में आश्विन पूर्णिमा के दिन मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीलों का अधिवेशन हो रहा था, उसमें मेवाड़ भील कोर ने गोलियां चलाई, और जिसके कारण 1500 से ज़्यादा भील मारे गए। आज भी उनकी याद में, उन शहीदों की याद में प्रत्येक आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर मेला लगता है। साथियों, मेवाड़ भील कोर गोलियां चलाई थी, उसका गठन 1841 में किया गया था, और इसका मुख्यालय, इसका सदर मुकाम जो है वो खेरवाड़ा को बनाया गया था। ये आपको याद रखना, मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने ही गोलियां चलाई थी मानगढ़ धाम पर जब सभा हो रही थी भीलों की। ये देखिए, मैं आपको मानगढ़ धाम की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये मानगढ़ धाम की तस्वीर है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष आश्विन पूर्णिमा के दिन हजारों लोग इकट्ठा होते हैं 1913 के शहीदों को याद करने, उनके बलिदान को याद करने के लिए। साथियों, अब हम गोविंद गुरु के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को हुआ था। तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सन जरूर याद रखना है। 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर जिले के अंदर, बांसिया ग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जाति थी बंजारा, ये बंजारा जाति के थे। इन्होंने संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की थी। संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 ईस्वी में हुआ था, और जो मानगढ़ हत्याकांड है 1913 में हुआ था। यदि उसकी अंग्रेजी तारीख देखी जाए तो मानगढ़ हत्याकांड है वो 17 नवंबर 1913 को हुआ था। यदि हिंदी तारीख आपसे पूछी जाए तो आश्विन पूर्णिमा के दिन मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। साथियों, इस हत्याकांड के बाद इसमें गोविंद गुरु को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, और सबसे पहले फांसी की सज़ा दी। फिर ये सज़ा कम करके आजीवन कारावास में बदल दी गई, और फिर और कम करके इनको 1923 में रिहा कर दिया गया। इसके बाद ये संत प्रकृति के व्यक्ति थे। इसके बाद ये मानगढ़ से और कंबोई ग्राम चले गए। कंबोई ग्राम साथियों गुजरात में है। इनका अंतिम समय वो कंबोई ग्राम में ही गुजरा था, और इनकी मृत्यु भी अक्टूबर 1931 को कंबोई ग्राम में हुई थी। तो साथियों, याद रखने योग्य तथ्य गोविंदगिरी के बारे में, और एक मानगढ़ जो कांड हुआ था उसके बारे में परीक्षाओं के अंदर ज़्यादातर सवाल है वो पूछे जाते हैं। इनके जो प्रमुख गीत है गोविंद गुरु के, वे हैं भूरटिया और अंग्रेजानी मानू रे नी मानू। ये इनके प्रसिद्ध गीत रहे हैं। अब बात करते हैं साथियों अगले आंदोलन की, जिसका नाम है एकी आंदोलन।
यह आंदोलन भोमट क्षेत्र के भीलों के द्वारा किया गया था। ये भी भीलों के द्वारा ही किया गया था। जिस प्रकार भगत आंदोलन में मुख्य जाति शामिल थी भील, उसी प्रकार एके आंदोलन में भी मुख्य रूप से भील जनजाति ही शामिल थी और इसका क्षेत्र था भोमट, इसलिए इस आंदोलन को भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया नामक स्थान से बैशाख पूर्णिमा से यह आंदोलन शुरू हुआ। स्थान आपको याद रखना, परीक्षाओं के अंदर कई बार पूछा गया। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ जिले में है और यहीं से बैशाख पूर्णिमा के दिन यह एके आंदोलन शुरू हुआ था। और साथियों, मातृकुंडिया का उपनाम राजस्थान का हरिद्वार है। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। इस आंदोलन के एके आंदोलन के मुख्य नेता थे मोतीलाल तेजावत। एकी का अर्थ हो गया है एकता से, एकता। तो इस आंदोलन के मुख्य नेता है वो मोतीलाल तेजावत थे। मोतीलाल तेजावत मेवाड़ रियासत के झाड़ों ठिकाने के कामदार थे। इन्होंने वहां से सरकारी नौकरी छोड़ी और भीलों की सेवा में जुट गए। इन्होंने एके आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रारंभ में यह आंदोलन झाड़ोल, कोटड़ा, गोगुंदा आदि तहसीलों में हुआ। ये सभी तहसीलें आजकल उदयपुर में है लगभग। और उसके बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर और विजयनगर राज्यों में भी यह आंदोलन फैल गया। मोतीलाल तेजावत ने महाराणा के समक्ष, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष 21 सूत्रीय मांग रखा। अपनी 21 मांगे रखी मेवाड़ के महाराणा के समक्ष, जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। उन 21 सूत्रीय मांग को मेवाड़ की पुकार कहते हैं। वेरी मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। मोतीलाल तेजावत ने ये मांगे रखी थी मेवाड़ के महाराणा के समक्ष। 7 मार्च 1922 को नीमड़ा गांव, राज्य का नाम है विजयनगर, गांव में हो रही सभा पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसे भारतीय इतिहास में दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। साथियों, हमने पिछला जो वीडियो देखा था किसान आंदोलन का, उसमें जो नीमूचाणा किसान आंदोलन हत्याकांड हुआ था मई 1925 के अंदर जो नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था, उसे गांधी जी ने डबल डायरिज्म या दोहरी डायरशाही कहा था, जबकि नीमड़ा हत्याकांड है इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो दोनों के अंदर आप अंतर याद रखिएगा, वो था डबल डायरिज्म और ये है दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। साथियों, मोतीलाल तेजावत इसके बाद, इस जो नीमड़ा कांड हुआ था इसके बाद भूमिगत हो गई और गांधी जी के समझाने पर, गांधी जी के कहने पर 1928 में ईडर में पुलिस के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। ईडर रियासत ने मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ को सौंप दिया। मेवाड़ की सर्वोच्च संस्था, जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय मान लीजिए आप, सर्वोच्च संस्था महाइंदिरा सभा ने तेजावत से रियासत के विरुद्ध कोई भी गतिविधि नहीं करने का लिखित आश्वासन मांगा। जो मेवाड़ की सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी महाइंदिरा सभा, उसने श्री तेजावत से लिखित में आश्वासन मांगा कि वे मेवाड़ रियासत के विरुद्ध कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे। गांधी जी के सहायक मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से इन दोनों के बीच समझौता हुआ, रियासत और श्री मोतीलाल तेजावत के बीच। 1936 में मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया। साथियों, ये देखिए आप तस्वीर, ये है श्री मोतीलाल तेजावत, एकी आंदोलन शुरू करने वाले, एकी आंदोलन के प्रणेता और आदिवासियों के मसीहा। श्री मोतीलाल तेजावत के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म का जो ग्राम था वो था कोल्यारी, उदयपुर राज्य में, आजकल उदयपुर जिला है, कोल्यारी गांव में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी आज़ादी के बाद 1969 ईस्वी में हुई थी। इनका उपनाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आदिवासियों का मसीहा। इनका उपनाम इतिहास में आदिवासियों का मसीहा मिलता है। इनके द्वारा जो संस्था स्थापित की गई उसका नाम है वनवासी संघ। साथियों, इनका आंदोलन आपको पता ही है, एके आंदोलन इन्होंने शुरू किया। इनके बारे में अन्य जानकारी देखते हैं। आज़ादी के बाद उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से ये लोकसभा के सदस्य रहे और राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे, यह आपको याद रखना है। इसके बाद साथियों बात करते हैं अगले आंदोलन की, मीणा जनजाति का आंदोलन। अभी तक हमने 2 आंदोलन देखे हैं, भगत आंदोलन और एके आंदोलन, दोनों भीलों के आंदोलन थे। अब देखते हैं मीणा जनजाति का आंदोलन।
1924 में साथियों एक कानून बना जिसका नाम था आपराधिक जाति अधिनियम। ये कानून सरकार ने बनाकर मीणा जाति को इसके अंतर्गत रख दिया, यानी मीणा जाति को आपराधिक जाति मान लिया गया। और इस कानून के तहत एक कानून नया बना जिसका नाम था जरायम पेशा कानून। इसके तहत 12 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक मीणा स्त्री पुरुष को रोज थाने में हाजिरी लगवाना अनिवार्य कर दिया गया। आप सोच के देखिए, 12 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी स्त्री पुरुष है इन सबको रोज थाने में जाकर अपनी हाजिरी लगवानी पड़ती थी, कारण इस जाति को आपराधिक जाति माना गया था। तो ये काफ़ी अपमानजनक था और परेशानी करने वाला भी था। इसके कारण से मीणा है वो परेशान हो गई और उन्होंने 1933 ईस्वी में क्षेत्रीय मीणा महासभा की स्थापना की। ये आपको याद रखना पॉइंट, 1933 ईस्वी में क्षेत्रीय मीणा महासभा की स्थापना होती है। क्षेत्रीय मीणा महासभा ने इस कानून को खत्म करने की मांग की। 1944 ईस्वी में मुनि मगन सागर, नाम याद रखना आपको, मुनि मगन सागर के नेतृत्व में सीकर के नीम का थाना में एक मीणा सम्मेलन बुलाया गया और मीणा जाति को उसके गौरवशाली अतीत से परिचित करवाया गया। तो इनके जो नेता थे मुख्य रूप से उनका नाम है मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण भी लिखा। ये आपको याद रखना, परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है। मीणा पुराण किसकी रचना है? मुनि मगन सागर की। इसके बाद साथियों 1946 में जयपुर क्षेत्र के सभी मीणा चौकीदारों ने स्वेच्छा से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। कारण ये जो जरायम पेशा कानून था इससे काफ़ी परेशानी हो रही थी, काफ़ी अपमान हो रहा था जाति का, जिसके कारण से 1946 ईस्वी में जयपुर क्षेत्र के सारे जो मीणा चौकीदार थे उन्होंने स्वेच्छा से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। आज़ादी के बाद वर्ष 1952 ईस्वी में जरायम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया। तो साथियों ये आपको इसके अंदर मुख्य बातें याद रखनी है मीणा जनजाति के आंदोलन में। अब बात करते हैं हम स्वामी दयानंद सरस्वती और राजस्थान से उनके विशेष संबंध के बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। ये देखिए आपको तस्वीर, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने वेदों को काफ़ी महत्व दिया। आपके इनकी तस्वीर में भी वेदों की फोटो देख सकते हैं। वेदों को इन्होंने काफ़ी महत्व दिया था। राजस्थान के संदर्भ में हम देखना चाहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के कैसे रहे। 1665 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले करौली रियासत में राज के अतिथि के रूप में रहे। वेरी मोस्ट है, राजस्थान में सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती करौली में आए थे। इसके बाद दोबारा 1881 ईस्वी में राजस्थान में ये दोबारा आए जब कवि राजा श्यामल दास, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, कवि राजा श्यामल दास मेवाड़ के राज के कवि थे और राज के निर्देशन में ही वे एक महाग्रंथ लिख रहे थे जिसका नाम था वीर विनोद। वीर विनोद पुस्तक है वो मेवाड़ के इतिहास की है और उसके लेखक जो है वे है कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास ने स्वामी दयानंद सरस्वती को बुलाया और उनके बुलाने पर स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए और जब आए थे तब सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा भाग है वो उदयपुर के गुलाब बाग में उन्होंने लिखा था। ये परीक्षा के अंदर आरएस परीक्षा के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा भाग उदयपुर के गुलाब बाग में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद देखते हैं गुलाब बाग को महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। ये भी आपको याद रखना है। 1883 ईस्वी में वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट टॉपिक है ये। 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। अभी राजस्थान पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन आया है, परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। अब इसके अंदर पेंच है, थोड़ा सा आप देखिएगा। इसकी स्थापना उदयपुर में हुई थी और सबसे पहले महाराणा सज्जन सिंह को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। कालांतर में इसे अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। अब देखिए साथियों, ये संस्था बाद में अजमेर चली गई, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया परीक्षा के अंदर वो ये पूछा गया है कि सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो है उदयपुर। ये स्थापित उदयपुर में हुई और बाद में ये अब अजमेर में स्थापित है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि इसकी स्थापना उदयपुर में हुई थी और बाद में इसे स्थानांतरित कर दिया गया अजमेर के लिए। मेवाड़ में विष्णुलाल पंड्या ने आर्य समाज की स्थापना की। मेवाड़ में आर्य समाज के जो नेता थे उनका नाम है विष्णुलाल पंड्या।
ये क्वेश्चन अगला वेरी मोस्ट है। राजस्थान में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना अजमेर में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना की बात करें, राजस्थान में सबसे पहले अजमेर में हुई थी। 13 फरवरी 1881 को अजमेर में वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। और आपको पता ही है प्रिंटिंग प्रेस का कार्य होता है प्रिंट करना, तो यहाँ पर धार्मिक साहित्य जो है वो प्रिंट किया जाता था। इस प्रिंटिंग प्रेस का कार्य वैदिक साहित्य का प्रचार प्रसार करना था। यदि भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में आर्य समाज के मुख्य जो कार्यकर्ता थे वे दो हैं, मास्टर आदित्येंद्र और जुगल किशोर चतुर्वेदी। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, मास्टर आदित्येंद्र और जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर में आर्य समाज के मुख्य कार्यकर्ता थे। और जुगल किशोर चतुर्वेदी मत्स्य संघ के उप प्रधान भी रहे। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें पहला चरण था, उसके अंदर मत्स्य संघ बनाया गया, उसमें उप प्रधान जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। राजस्थान का नेहरू श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। अजमेर में आर्य समाज के कार्यकर्ता चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा थे। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय और सर प्रताप भी दयानंद सरस्वती के करीबी थे। ये उनके काफ़ी अच्छे मित्र थे। ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह द्वितीय की दरबारी नृत्यांगना नन्ही जान जब ये नृत्य कर रही थी और स्वामी दयानंद सरस्वती को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कुछ बातें हैं वो नन्ही जान को कह दी थी, जिसके कारण से नन्ही जान नाराज हो गई, ऐसा कहा जाता है। जिसने दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया और जिसके कारण दयानंद सरस्वती की अजमेर में मृत्यु हो गई है। ऐसा कहा जाता है साथियों कि नन्ही जान ने उन्हें दूध में जहर मिलाकर दे दिया था, जिसके कारण अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान में रखना है, ये नृत्यांगना तो जोधपुर में है लेकिन मृत्यु हुई है वो हुई है अजमेर में, ये आपको याद रखना है। स्वामी जी के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। स्वामी जी का जन्म जो है वो 1824 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान है वो है टंकारा, ग्राम टंकारा गुजरात में है। इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी और इनके बचपन का नाम, ये काफ़ी बार परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है, मूल शंकर। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके गुरु का नाम विरजानंद, स्वामी विरजानंद था। और इनका मुख्य नारा वेदों की ओर लौटो। वैसे तो स्वामी दयानंद सरस्वती पर अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती की भूमिका को देखना था, इसलिए सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक के पॉइंट जो है वो शामिल इस वीडियो में कर लिए गए हैं। साथियों, आपको वीडियो कैसे लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले साथियों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।